Hello students, myself CA Varun Jain and I welcome you all to my YouTube channel. So आज आप लोगों का CA इंटर एंड CA फाइनल मई 2024 का रिजल्ट आया। तो CA इंटर वाले बच्चे उन लोगों के साथ मैं इस वीडियो में कुछ बातचीत करने वाला हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो मत देखना। टाइम लगेगा वीडियो में तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। मैं आपको आगे के लिए आपको क्या करना है उसकी डिसीजन मेकिंग बताने वाला हूँ, तो ध्यान से तसल्ली से वीडियो को देखना। देखो जी, रिजल्ट अच्छा रहा। रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा था। लगभग ग्रुप वन की जो पासिंग परसेंटेज है वो 27.15% रही। ग्रुप टू की जो परसेंटेज है वो लगभग 18.28% रही और बोथ ग्रुप्स की जो पासिंग परसेंटेज है 18.42% रही। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिन्होंने या तो बोथ ग्रुप्स निकाल लिए, सीए फाइनल में पहुंच गए, वेलकम टू सीए फाइनल जर्नी। और जिन्होंने एक एक ग्रुप भी निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर में आपका एक जो ग्रुप बचा है वो निकाल के काम खत्म करो। ठीक है जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जाम चाहे बोथ क्लियर कर लियो चाहे कोई भी एक क्लियर करा हो। दिल से खुशी है उन बच्चों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन 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 बहुत सारे बच्चे, आधी से ज्यादा जनता, आधी से ज्यादा बच्चे तो पास नहीं कर पाए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कैसे हमें फैसला लेना है, कैसे हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को सुनना, पूरी वीडियो देखना, अंत तक बीच में मत छोड़ना। ठीक है। देखो जी, इस समय जो कैंडिडेट है वो कुछ इस तरीके से हैं जिन्होंने दो ग्रुप्स दिए थे, बोथ दिए थे और उनका क्लियर हो गया कोई भी एक ग्रुप। मान लो किसने बोथ ग्रुप्स दिए थे, एक स्टूडेंट पकड़ते हैं मिस्टर ए, उसने बोथ ग्रुप्स दिए थे और उसका कोई भी एक निकल गया, तो भैया वो तो क्रिस्टल क्लियर है। वो जो भी उसका ग्रुप पेंडिंग बचा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करेगा और अपना एग्जाम निकाल लेगा सितंबर में। तो उसके लिए तो नॉट अ बिग डील, आराम से वो निकाल लेगा। ठीक है। अब बच्चे कौन कौन से आएंगे यहाँ पर मेरे सामने, दो तरीके के बच्चे आएंगे। पहली कैटेगरी तो वो आएगी जिसने बोथ दिए थे, एक भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एक कैटेगरी वो होगी। और एक कैटेगरी वो आएगी जिसने एक दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ, दूसरे ग्रुप की वो तैयारी अभी शुरू कर चुका है। और एक कैटेगरी वो भी आ सकती है जिसने एक दिया था, क्लियर नहीं हुआ और दूसरा भी अभी उसने शुरू नहीं किया। ठीक है। चलो पहले मैं लास्ट वाली कैटेगरी से, थर्ड वाली कैटेगरी से बात करता हूं कि जिसने एक ही ग्रुप दिया था, मान लो ग्रुप वन दिया था, क्लियर नहीं हुआ और दूसरे की भी तैयारी उसने अभी शुरू नहीं करी है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि अब आप क्या करोगे। दूसरे की तैयारी अगर आपने शुरू नहीं करी है तो कोई बात नहीं, अभी आपको शुरू करनी भी नहीं है। जो आपने दिया था नहीं हुआ क्लियर, उसको और अच्छे से तैयार करो और अपना सितंबर में एग्जाम्स क्लियर करो। देखो, डिसीजन आपको ना बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक मिनट का भी टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है इस समय। क्योंकि आपके एग्जाम 12 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप एक इफेक्ट रफली डेज की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर मैं सितंबर को हटा भी दूं, क्योंकि सितंबर के पहले 12 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगाने हैं और मॉक टेस्ट में लगाने हैं। इस बार मुझसे सारे बच्चे प्रॉमिस करो कि आप चाहे एक ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, मॉक टेस्ट जरूर दोगे। हर सब्जेक्ट के कम से कम एक या दो, दो दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मॉक टेस्ट जरूर दोगे। चाहे एक ही क्यों ना दो, मॉक टेस्ट दिए बिना आप एग्जाम में नहीं बैठोगे। मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम में जाना पाप है, ये समझ लेना। आप अपना, कहते हैं ना, फेलियर के चांस को बढ़ा रहे हो अगर आप बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में बैठोगे। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट जरूर देना है, जरूर 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 देना है। मैं ये नहीं कहता आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, अगर आप नहीं देना चाहते चैप्टर वाइज टेस्ट मत दो, कोशिश करो मॉक टेस्ट दो देने की। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फुल कोर्स का मॉक टेस्ट दे दो और दो टेस्ट कहीं से हाफ ऑफ सिलेबस के दे दो। सर टेस्ट कहां से लेने हैं, आप जिससे पढ़े हो उन टीचर से बात करो, जरूर कोई ना कोई टेस्ट प्रोवाइड करेगा, नहीं तो मैं भी आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो जिनका दूसरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं भैया, एक ग्रुप जो भी आपने कर रखा है उसको अच्छे से तैयारी करो। अच्छे से तैयारी करनी है इस बार, अपनी कमियों को ढूंढना है कि मेरी कहीं ना कुछ किसी सब्जेक्ट में दिक्कत रही होगी, उसको अपना शुरू कर दो। देखो, अगर आपको लगता है कि, मान लो ग्रुप वन की बात करूं, अगर आपको लगता है कि तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर आपका टाइट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बेझिझक होके उसकी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के मिलते हैं आराम से। तो आप एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ढंग से इस बार पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है जी, वो कैटेगरी साइड होगी। अब आते हैं कैटेगरी नंबर बी पर। कैटेगरी नंबर बी में सबसे ज्यादा बच्चे समय मिलेंगे जिनका क्या हो रखा है सर, जिन्होंने एक ग्रुप दिया था, नहीं हुआ क्लियर, दूसरा ग्रुप वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब उनको क्या करना है, अब उनको क्या करना है, देखो, अगर तो दूसरा ग्रुप आप
अपने एग्जाम से पहले ही, मतलब मई एग्जाम्स के बाद ही तुरंत ही स्टार्ट कर चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर मई का मंथ, जून, जुलाई, और अब जुलाई चल रहा है आपका, और अगस्त, मतलब मैं मानता हूं आपका जो ग्रुप 2 होगा ना, वो आपका आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया होगा फॉर सितंबर अटेम्प्ट। फॉर सितंबर अटेम्प्ट बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप 2 70% तक तैयार है, और ग्रुप 1 आप पढ़ चुके हो, आप एग्जाम देकर आ चुके हो, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका ग्रुप 1 तैयार है, ग्रुप 1 अगर आपका तैयार है, ठीक है भैया, आप वो दे चुके हो और आपको रिवीजन कर दिया उसकी, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास देखने की जरूरत है, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस बार ये बोलूंगा कि भाई कोशिश करना, फोकस करना सेल्फ स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रुप 1 की तैयारी हो रखी है और ग्रुप 2 आपका अराउंड 70-80% तक तैयार है, तो आप एक रिस्क लेकर, थोड़ा सा देखो रिस्क फैक्टर इसमें रहेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो मैं बोलता हूं कि आप रिस्क लेकर अपना बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन उसमें यह है कि आपको इसी महीने, जुलाई के महीने में, अपनी ग्रुप 2 की जो भी क्लासेस बची हुई हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब आपको जुलाई के अंदर अंदर ही अपना ग्रुप 2 निपटा देना है, सो दैट आपके पास पूरा अगस्त का महीना बच जाएगा पूरा पूरा अच्छे से रिवाइज करने के लिए। बिना रिवाइज करे अगर आप ग्रुप 2 देने जाओगे, ग्रुप 1 तो आपने कर लिया, उसको तो रिवाइज करते रहोगे, लेकिन ग्रुप 2 बिना रिवाइज करने के लिए देने, रिवाइज करे बिना देने दे जाओगे, कोई फायदा नहीं है। फिर तो मैं बोलूंगा कि मत ही दो, फिर तो मैं बोलूंगा मत ही दो, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि भाई आपका ग्रुप 1 तो तैयार है, लेकिन ग्रुप 2 आपका 20-30% ही पूरा हुआ है, अभी आपका पूरा नहीं हुआ, तो सर मैं क्या करूं? तो क्या करना चाहिए? तो फोकस ऑन ग्रुप 1 ओनली, सितंबर में ग्रुप 1 का ही तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि ग्रुप 2 की क्लास मत देखो, देखो ग्रुप 2 की क्लास जो आपकी चल रही है ना, उसको चलते रहने दो, क्योंकि आपको फिर जनवरी में एग्जाम देना है ग्रुप 2 का। तो टाइम अगर मैं बोल दूंगा कि अभी छोड़ दो, तो जो आपने क्लासेस ली है वो भी वेस्ट जाएंगी, टाइम भी वेस्ट जाएगा। थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन में अगर आप 12-13 घंटे का भी आउटपुट निकालते हो, इतना तो चाहिए, 12 to 13 आवर्स, 12 to 14 आवर्स का आपको आउटपुट चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ आप 12 घंटे का भी आउटपुट निकालते हो, तो 12 घंटे में से अगर आप अपने 4 घंटे ग्रुप 2 की क्लासेस को देना चाहते हो तो दे सकते हो, 8 घंटे आप अपनी ग्रुप 1 की तैयारी को दोगे, लेकिन आप ग्रुप 1 ही सितंबर में दोगे, ग्रुप 2 फिर जनवरी में दे देना। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे अभी आए थे जिन लोगों का सितंबर अटेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने खुद ही ये बोल के स्टार्ट किया था कि सर हम ग्रुप 2 जनवरी में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपना ग्रुप 2 की तैयारी करते रहो, ग्रुप 2 की तैयारी करते रहो, जब आपके एग्जाम आएंगे तब थोड़ा बहुत बीच में छोड़ देना, तो आप उसको आगे बाद में देख लेना। लेकिन ग्रुप 2 की तैयारी 4 घंटे दे सकते हो आप, आराम से करते रहो, लेकिन ग्रुप 1 अच्छे से करो, और ग्रुप 1 को आप अच्छे से लगा लो। अच्छा, ग्रुप वाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मतलब एक ग्रुप देना है तो किस तरीके से मुझे क्लियर करना है, मतलब स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बोथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सितंबर के लिए, इन सब की मैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस लाऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। यहां सिर्फ मैं आपको ये डिसीजन मेकिंग दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, बोथ पे जाना है, सिंगल पे जाना है, कैसे करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो दोबारा एक बार मैं सम अप कर देता हूं कि अगर आपका ग्रुप 2, ग्रुप 1 आपका तैयार है, ग्रुप 1 आपने दिया था, नहीं हुआ क्लियर, और ग्रुप 2 आपका मोर देन 70% हो चुका है, तो आप अपना ग्रुप, बोथ ग्रुप्स की तैयारी सितंबर, मतलब बोथ ग्रुप्स आप सितंबर में अपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि जुलाई में आपका ग्रुप 2 आपको पूरा कर लेना है, क्लासेस निपटानी है, खत्म करनी है, चाहे दिन रात एक करके करनी पड़े, एक दिन में ज्यादा लेक्चर्स भी देखने पड़े, लेकिन खत्म कर दो, जुलाई में खत्म कर दो, ठीक है जी। ओके, अब पॉइंट आता है दूसरा, मैंने क्या बताया कि अगर आपका ग्रुप 2 70% से कम है, तैयार नहीं है, तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस थोड़ा थोड़ा 4 घंटे दिन में दे दो, क्लासेस कंप्लीट करते रहो, लेकिन ग्रुप 2 सितंबर में देना नहीं आपको, सितंबर में ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 फिर जनवरी में ही देना है आपको। ये मत करना कि सर ग्रुप 2 की क्लासेस ही छोड़ दी, एग्जाम के बाद देख लेंगे, वो थोड़ा सा ना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई क्लासेस जितनी देख सकते हो थोड़ी बहुत देख लो, थोड़ी बहुत देख लो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये करना कि भाई 20-25 अगस्त के बाद आप अपनी क्लासेस को छोड़ सकते हो, फिर आप एग्जाम के बाद देख लेना। टाइम है ना, देखो टाइम आप कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करोगे ना, ठीक है। ओके, अब दूसरी तीसरी कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी जो मैंने बताई थी ना, उस पे आता हूं। यहां भी बहुत सारे बच्चे होंगे, सर बोथ दिए थे, एक भी नहीं निकला, बोथ दिए थे, एक भी नहीं निकला, तो मैं क्या करूं? ठीक है, देखो यहां पर ना, यहां पर थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सोच समझ के। यहां पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि देखो, अगर तो वो आपको देखना पड़ेगा, पहले तो ये देख लो कि आपका बोथ आपने दिए थे, एक भी नहीं निकला, और अगर आपको लगता है कि भाई हर ग्रुप में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में आपकी दिक्कत है, बाकी सब्जेक्ट ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 6 में से आपको 2 पेपर में दिक्कत है, 4 पेपर में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन 2 पेपर में दिक्कत है, तो उन 2 पेपर की अगर आपको कोई फास्टर क्लास लगानी है तो फास्टर क्लास लगा लो, ठीक है। क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये जो नंबर आ रहा है नीचे 9310235483, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई फास्टर क्लास चाहिए उन 2 सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हो,
लेकिन बाकी 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो। तो आप एक बार चांस लेकर बोथ ग्रुप्स देकर आओ सितंबर में। देखो सेट ऑफ करके भी एग्जाम निकलता है, बहुत सारे बच्चों का निकला है सेट ऑफ करके भी एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने तो बहुत तैयार किया था और मेरे को सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं है, मेरे को एक दो सब्जेक्ट में और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से निकला है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपको लगता है कि ग्रुप 1 में मेरा लेट्स से लॉ में नंबर नहीं आए और ग्रुप 2 में आपके ऑडिट में नंबर नहीं आए, इन दो की वजह से आपके दोनों ग्रुप्स रह गए, तो इन दो पे आपको वर्कआउट करना है, इन दो पे आपको मेहनत करनी है। और बाकी आपको लगता है कि चारों प्रैक्टिकल पेपर में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, तो आप जाओ अच्छे से मेहनत करो, एक डेढ़ महीना जो आपके पास है रिवीजन के लिए दो और निकाल दो। सितंबर में दोनों ग्रुप्स देकर आओ, दोनों ग्रुप्स देकर आओ, एक भी निकल गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट लगाना दोनों ग्रुप्स के, ठीक है। अब वो बच्चे जिनको लगता है कि सर मैंने बोथ दिए थे नहीं हुए क्लियर और नंबर भी कुछ खास नहीं आए, नंबर भी कुछ खास नहीं आए, अब यहां पर क्या करना चाहिए? क्या मैं दोबारा बोथ के लिए जाऊं सितंबर में? बिल्कुल मत जाना। अगर आपको लगता है आपके नंबर खास नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा बिल्कुल भी बोथ के लिए मत जाना। देखो जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुका, जो काफी टाइम से बोथ ही दिए जा रहा है, नहीं हो रहा क्लियर, उसको तो मैं बोलूंगा भैया बोथ ही दे, भैया बोथ ही दे, ठीक है। लेकिन जिसने अभी एक ही अटेम्प्ट दिया था, पहला पहला अटेम्प्ट था, बोथ दिए थे, एक भी क्लियर, एक भी हाथ में नहीं है और नंबर भी कुछ खास नहीं है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि बोथ के चक्कर में मत पड़ो, एक पकड़ लो पहले कोई, और एक को निकालना है सितंबर में। अब कौन सा पकड़े वो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से जिसमें भी आपको लगता है आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा आपकी कवरेज हो रखी है, मतलब दोनों के कंपैरिजन में जिसमें आपको लगता है कि मैं थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट हूं, यहां पर मेरी कवरेज ज्यादा अच्छी हो रखी है, यहां पर मैं मतलब ज्यादा चीजों को कवर कर चुका हूं, उसको दे दो। जरूरी नहीं है ग्रुप 1 ही देना है, अगर आपको लगता है देखो ग्रुप 1 हैवी है एज कंपेयर टू ग्रुप 2, ग्रुप 1 हैवी है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा ग्रुप 2 ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा, ज्यादा जल्दी मैं रिवाइज कर पाऊंगा, तो ग्रुप 2 दे दो। कोई ना कोई तो हाथ में आएगा, कुछ ना कुछ तो हाथ में आपको लेकर आना है, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपका ग्रुप 2 तैयार है तो ग्रुप 2 ही देकर आओ। अगर आपको लगता है मैं ग्रुप 2 50 डेज के अंदर अंदर, 50 डेज का इफेक्टिव टाइम बचा है, अगर आप 50 डेज के अंदर अंदर आप दूसरा ग्रुप तैयार कर चुके हो, कर सकते हो अच्छे से, तो ग्रुप 2 ही आप देकर आइए, ठीक है। दिस शुड बी, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। कुछ बातों का ध्यान रखना, इस बार मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, मॉक टेस्ट पे पीछे मत हटना, ठीक है। एग्जाम से 15-20 दिन पहले जो करना है 15-20 दिन पहले कर लेना, मतलब आप समझ लो 31 अगस्त, 31 अगस्त के बाद आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज नहीं करना। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे। एक तो बहुत मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे यूट्यूब पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों हो गए हैं, नहीं होना चाहिए गाइस, बिल्कुल मत हो। मैं देखो मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूं, फिर भी मैं कहता हूं यूट्यूब पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यूट्यूब जस्ट फॉर रिवीजन होना चाहिए, यूट्यूब सिर्फ रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। यूट्यूब पे कभी भी आपको फुल कवरेज नहीं मिल सकती, वो सिर्फ रिवीजन के लिए काम आएगा, और वो भी तब काम आएगा जब एक बार आप ढंग से अपनी मेहनत कर चुके होंगे। इस बार सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। क्या बोला मैंने? इस बार सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको स्टडी मैट उठाओ ना, मैं कहता हूं कोई भी किताब मत उठाओ, आईसीआई स्टडी मैट उठाओ, उठा के क्वेश्चंस करना शुरू शुरू करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन करके देखो ना। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो एक एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, मतलब एक एक कहने का मतलब ये है कि भाई हर सब्जेक्ट हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन कम से कम हाथ से सॉल्व करके देखो ना, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंचेगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ, हमारी गंदी आदत क्या है, ऑडिट टेक्निक्स, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, अच्छा हाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पता नहीं अपने दिमाग में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करते रहते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। एग्जाम में पता लगता है भाई साहब तुझे तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इस बार सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, और वो भी आपका 31 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं देखना, उसके बाद आपको नहीं देखना बिल्कुल भी, ठीक है जी। बात समझ में आती है? अकाउंट्स के लिए अगर मैं आपको, अकाउंट्स में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो अकाउंट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको देखनी है तो एक मिनट रुको, ये देखना आप, अकाउंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है वीजेसी ग्लोबल डाल देना, ठीक है। और वीजेसी ग्लोबल पे आपको यहाँ पर जाओगे एंड आपको मिलेगी यहाँ पर प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जाना और प्लेलिस्ट पे देखो, अब थोड़ा नीचे जाओगे ना, ये मिलेगा आपको, देखो
एडवांस अकाउंट, सीए इंटर एडवांस अकाउंट फ्री फास्ट ट्रैक फॉर सितंबर। और देखो ये कि तो मैंने सितंबर से चक्कर ही छोड़ दो, मैं 80 80 प्लस की बात क्या था, मैंने मई 24 के लिए रिकॉर्ड किया था। 80 प्लस आप आराम से आ सकते हैं, 24 वाले हैं, प्रोवाइडेड कि आपने स्टडी मैट को देखो 80 प्लस लाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सितंबर के लिए 80 प्लस के लिए आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा, तो आपने स्टडी मैट इन डेप्थ पढ़ाओ, एक एक एडजस्टमेंट तक की आपकी आपका सारा कांसेप्ट क्लियर होंगे लगभग तो आपका 80 प्लस स्कोर आराम से 43 वीडियोस है। एक तो इसमें एबीसी एनालिसिस वाली है, एबीसी एनालिसिस में नया स्टडी मैट करके जाओ ना, अच्छे से करके जाओ, क्या केवल दिक्कत आपको एबीसी नहीं देखना, एडवांस अकाउंट्स का भी शेयर करूंगा, ऑडिट का भी शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चों को तो स्टडी मैट पूरा ही नहीं होता, बहुत सारे बच्चे स्टडी मैट करते ही नहीं है, जो नहीं करते स्टडी मैट वो बिल्कुल बेवकूफ है। आपका अगर आप देखो तो लगभग 39 मैं नहीं कह रहा कि देखो कोई भी टीचर होगा, किसी की आप बुक रेफर करो, सब टीचर अपनी बुक में स्टडी मैट कवर करते हैं, जो नहीं करता वो उस टीचर की ही गलती है। रोज के 2 लेकिन सारे टीचर अपनी बुक में स्टडी मैट कवर करते हैं, लेकिन फिर भी स्टडी मैट जरूर देखना चाहिए, यहाँ से बड़ी कॉन्फिडेंस आता है उससे देखने से। अगर आप रोज के 2 स्टडी मैट जरूर देखना, तो यहाँ पर एक तरीके से आप मैं स्टडी मैट रेफर करूंगा तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस। तो 39 है रोज के। अभी मेरे को ना इसमें और लेक्चर, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या फर्क है सर इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में? ठीक है, तो आप लिक्विडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी बताओ, क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी बंद होके नहीं बन रही है क्या? तो आपका 25 दिन के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो मैंने क्या बोला कि मैंने अपने इंटरनल बंदों से मदद ली, अपने क्रेडिटर्स के सामने हाथ जोड़े, अपने डिवेंचर होल्डर के सामने, शेयर होल्डर के सामने, मनी लेंडर्स के सामने, बैंक्स, एनबीएफसी जिनसे भी मैंने लोन ले रखा है, इन सब के सामने क्या करे मैंने हाथ जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कंपनी बंद तो नहीं कर रहा, मैं कंपनी कंटिन्यू करना चाहता हूँ और इनसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पैसे माफ कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉसेस में कर्जों में आ गया हूँ, मेरे कुछ कर्जे माफ कर दो सो दैट मैं मार्केट में रिवाइव कर पाऊँ अच्छे से, सर्वाइव कर पाऊँ। आपका तो रिवीजन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंडीशन है कि आपने पहले ढंग से पढ़ रखा है, क्योंकि कोई कंपनी बंद नहीं हो रही है तो कोई नई कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बाहरी बंदों की मदद लेते हो, यहाँ पर आप बिक रहे हो, आपने अपनी कंपनी को क्या बोला बेच दिया किसी और कंपनी को, या आपने अपनी कंपनी को किसी के साथ जोड़ के नई एंटिटी फॉर्म कर ली, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी कंपनी लिक्विडेट होगी और एक नई कंपनी बनेगी, मतलब नई कंपनी या तो नई बिल्कुल तैयार होगी कंपनी, फ्रेश कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, या कोई नई कंपनी आपको आके क्या करेगी टेक ओवर करके ले जाएगी। ऑडिट के लिए मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल में लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी होगा और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी भी होगा। तो पढ़ो, अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, rather the capital and debt structure is changed to bring company back to normality. So the existing company under external reconstruction, the existing company is liquidated to form a new company in which existing shareholder becomes shareholder of new company as। लेकिन दोबारा अब क्या होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, जो अगला चैप्टर अमेलगमेशन पढ़ेंगे वहां पर क्या होगा, एक कंपनी बंद हो रही होगी और उसके सारे शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। कई बार सारे बन जाते हैं, कई बार 90% 80% बन जाते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई मैंने रिलायंस, मैंने मान लो किसी एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर ले रखे हैं, अब अगर वो एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड में मर्ज होगी तो ऑटोमेटिकली वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर स्टडी करोगे उतना आपको फायदा होगा। एक्सटर्नल एग्जाम सेल्फ स्टडी से ही क्लियर होगा। हाँ, अमेलगमेशन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि अमेलगमेशन में क्या होता है कि भाई एक कंपनी एग्जिस्टिंग, दूसरी कंपनी एग्जिस्टिंग, ये दोनों जुड़ गई और एक नई कंपनी फ्रेश कंपनी इनकॉर्पोरेट जरूर होगी। स्ट्रेटजी दूंगा एडवांस अकाउंट्स की, स्ट्रेटजी दूंगा आपको ऑडिट की, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड वेरिंग राइट्स डिस्कस करूंगा कि क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शेयर होल्डर के राइट्स में कोई फर्क आता है? ग्रुप 2 कैसे क्लियर करना चाहिए और बोथ क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शेयर होल्डर के राइट्स में फर्क आता है? आंसर इज यस आता है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि भाई अपने शेयर होल्डर, अपने शेयर्स की कुछ राइट्स को फोरगो कर दो। नहीं है बिल्कुल भी, आप समझ लो आपके पास मतलब रिड्यूस करवा देती है उनकी कैपिटल, तो ऑटोमेटिकली उनके राइट्स में फर्क आएगा। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में राइट में फर्क नहीं आता, क्योंकि जो शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के थे वो अपने आप ही नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। कि आपके एग्जाम अब तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिड्यूस भी होती है और शेयर होल्डर के राइट्स में भी वेरिएशन आता है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने वाले हैं, तो वहां पर कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कोई वेरिएशन इन राइट्स नहीं आता। लेकिन 2 महीने में 10 दिन अगर मैं खत्म भी कर दूं सितंबर के, तो 50 डेज मान के चलो, देयर इज 50 दिन के अंदर certain reduction of capital and sometimes the outside liabilities like debenture holders may have to reduce their claim in this scheme. ठीक है, there is no reduction of capital.